गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे मानव अधिवास। मानव अधिवास इसमें अपन अधिवासों के प्रतिरूप पढ़ रहे थे। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अब इनमें से अपन ने कल कुछ पढ़ लिए थे, 4-5 तो, जिसमें था रेख के प्रतिरूप पढ़ लिया था, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार और आयताकार और अरीय तिरछा प्रतिरूप। अब अगला है वृत्ताकार प्रतिरूप। चौथा है, 5 पढ़ लिए थे। वृत्ताकार प्रतिरूप। अब वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होता है कि किसी भी, जैसे कोई कुआं है, तालाब है, बावड़ी है या किले हैं, जैसे कोई किला है, धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, उसके चारों ओर जो, जैसे ये समझ लो कोई कुआं है, बावड़ी है या तालाब है, मतलब जो बस्ती है या अधिवास जो हुआ है, जो गांव है, उसमें बीच में तो वो होता है और उसके चारों ओर वृत्ताकार रूप में आवास बनते हैं। इसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसे होता है कि जैसे वृत्ताकार रूप में उसके चारों ओर मकान बन जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप। कि बीच में कोई कुआं, तालाब, बावड़ी या कोई धार्मिक स्थल हो सकता है, जैसे मंदिर है, उसके चारों ओर जो गांव बस जाता है, उसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार में, ठीक है, गोलाकार में उसके चारों ओर जो बस जाती है बस्ती, और इनसे जैसे ये ये रास्ते निकलते हैं, ठीक है, ऐसे ये बस्ती बस जाती है, इसे कौन सा प्रतिरूप कहेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप। अब इसमें ये इजी है, अगला है इससे आगे वृत्ताकार के बाद में तारा प्रतिरूप। 7वां है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप में क्या होता है? अब अपन ने कल एक पढ़ा था अरीय प्रतिरूप, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में वो रास्ते निकलते हैं, उसी से मिलता जुलता है यह भी तारा प्रतिरूप भी। इसमें भी अलग अलग, जैसे कोई सड़क मार्ग निकल रहा है या कोई नहरें निकल रही हैं या कोई वो है, तो इनके बीच में जो तारों के आकार में जो ये प्रतिरूप बनता है, मकान बन जाते हैं इसके चारों ओर, जो ये अरीय प्रतिरूप से मिलता जुलता ही है ये तारा प्रतिरूप। तो तारे की आकृति में दिखता है, इसे तारा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। यह अरीय प्रतिरूप से मिलता जुलता ही है, यह ज्यादा वो नहीं होता है, ठीक है, अलग नहीं होता है। अब इसमें इस प्रकार से मकान बन जाते हैं तारा प्रतिरूप में। आ गया समझ में? अब इसके आगे है पंखा प्रतिरूप। देखो 8वां है पंखा प्रतिरूप। ये अपन ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिवास बनते हैं उनके प्रकार पढ़ रहे हैं कि किस किस प्रकार के वो आवासों का आकार होता है। अब पंखा प्रतिरूप में है, जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल में चारों ओर मकान बनते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेख के प्रतिरूप में होने से पंखा प्रतिरूप होता है। अब देखो अपन ने रेख के प्रतिरूप पढ़ा था ना, किसी भी बस्ती में केंद्रीय स्थल के चारों ओर जैसे मकान बनते हैं, अपन ने अभी पढ़ा ये केंद्रीय स्थल के
चारों ओर जो मकान बनते हैं, और फिर कोई भी या तो बड़ा सड़क मार्ग निकलता है या रेल मार्ग निकलता है इधर से जैसे, या कोई नहर निकलती है, इस प्रकार से पंखेनुमा आकृति बन जाती है, तो यह बस्ती बस जाती है ऐसे, ठीक है ना। ये पंखेनुमा आकृति बन जाती है इसकी, इसके चारों ओर ये रेखे प्रतिरूप से मिलता जुलता है, ठीक है ना। रेखे प्रतिरूप में अपन एक पढ़ा था, इससे चारों तरफ जो केंद्र से चारों तरफ जो रास्ते निकलते हैं उनके चारों ओर जो बस्तियां होती हैं जहाँ आवास बनते हैं उन्हें पंखानुमा आकृति में बन जाते हैं ये आवास, तो इन्हें पंखा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। केंद्र में जब बसावट होती है उसके चारों तरफ गांव से, कल भी मैंने बताया था कि चारों तरफ जैसे या तो सड़क मार्ग निकलता है, सड़क से जोड़ने वाला रास्ता है, या रेल मार्ग से जोड़ने वाला रास्ता निकलता है, या कोई नहर निकलती है, तो इस प्रकार से चारों तरफ जो रास्ते निकलते हैं उनके चारों ओर जो बस्ती या आवास बन जाते हैं उसे क्या कहेंगे, पंखा प्रतिरूप। अब अगला है अनियमित या आकार क्या, ठीक है। इसमें देखो मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण आकार रहित होता है, इसे क्या कहेंगे, अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप में क्या होता है कि जैसे जब नया कोई गांव या ढानियां बसती हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे किसी ने मकान यहाँ बना दिया, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने, मतलब अनियमित ने वहाँ रोड छोड़ते हैं, उन्हें वहाँ रास्ते छोड़ते हैं, कहीं से भी पगडंडी पे जाके किसी ने मकान यहाँ बना लिया, यहाँ भी घरे जैसे मकान होते हैं ना, फिर किसी ने जैसे यहाँ बना लिया, ऐसे वो जिसका जो मन करेगा, जिसकी जो जमीन है, जैसे खेतों में जाकर जो लोग बस जाते हैं ना, तो वो अनियमित आकार में बस जाते हैं। जैसे अपने खेत में जाके एक व्यक्ति बस गया, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे अपने खेत में जाके बस गया, तो उनके मकान दूर दूर होते हैं, तो उस आकार को क्या कहेंगे, अनियमित प्रतिरूप। उन मकानों का आकार कैसा होगा, अनियमित, कि जिसकी जो मर्जी चाहे वही बना लेता है। जैसे अब शहरों में आप देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ रहे हैं अपन, शहरों में आप देखते हो कि आगे जगह छोड़नी, पीछे जगह छोड़नी, इतनी रोड की जगह हर कॉलोनी में ये जो सुविधाओं की जगह रहती है कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ पार्क बनेगा, वहाँ पे जैसे बैठने के लिए जगह बनेगी, चारों तरफ रोड होगा, तो इस प्रकार से जगह छोड़ते हैं। लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी जो मर्जी आए, जहाँ उसकी जमीन है वहीं वो मकान बना के रहने लग जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अनियमित प्रतिरूप। अब अगला है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। अगला है 10वां सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। यह पहाड़ी क्षेत्रों पर बसावट जो करते हैं उसे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं जिनमें मकान परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इन मकानों की पंक्तियां ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां इसी प्रतिरूप में मिलती हैं। सीढ़ीनुमा आकृति वाले जो होते हैं इनमें यह पहाड़ी ढलानों पर, तो दूर से अपन देखते हैं ना, वो कैसे सीढ़ी सीढ़ी सी दिखती है, कोई मकान ऊंचा दिखेगा, कोई नीचा दिखेगा। जो ढालों पर मकान बनते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में उसे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, उन बस्तियों को, ठीक है। जो हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, इन पर्वतों पर ये बस्तियां देखने को मिलती हैं। अब अगला है लघु छत्ता प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप कौन सा है, लघु छत्ता। मधु छत्ता प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है क्या, इस प्रकार से अनियमित
जो बसावट होती है उसे मधुछत्ता प्रतिरूप बोलते हैं। बाद में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव तथा दक्षिण अफ्रीका के जुलू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं। जो मधुमक्खी जैसा, जिसका जैसे इतना कोई आकार नहीं होता है, वो बिल्कुल पास पास मकान बना लेते हैं और वो दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। ठीक है, बिल्कुल पास पास के आदिवासी जो जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनके जो मकानों का आकार होता है वो मधुमक्खी छत्ते जैसा होता है। अब अन्य प्रतिरूपों में जैसे देखो, अन्य प्रतिरूप में कौन कौन से आएंगे? अन्य प्रतिरूप में अपन पढ़ सकते हैं नाभिकीय, अर्धवर्ताकार, टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, मकड़ी जाल प्रतिरूप। ये नाभिकीय, ये अर्धवर्ताकार, मकड़ी जाल आदि जो प्रतिरूप होते हैं ग्रामीण बस्तियों के, वो अन्य रूपों में। अब नाभिकीय में क्या आएगा? देखो, ये पास पास के घर बन जाते हैं इसमें, इनके बीच में से जैसे अनियमित रूप से बन जाते हैं। ये रास्ता निकलता है, यूं समझ लो कहीं से भी, इधर से ये निकल जाएगा। तो इनके बीच में जो नाभिक के आकार में गोल आकार रूप में दिखते हैं ना, इसे नाभिक। इसी प्रकार अर्धवर्ताकार में इस प्रकार से जो बस जाती है वो अर्धवर्ताकार हो जाएगी। और मकड़ी जाल में जो ये अर्य प्रतिरूप जो अपन ने पढ़ा था ना, उसे मकड़ी जाल भी कह सकते हो आप, उसी से मिलता जुलता ये प्रतिरूप होता है। अब अपन ने आज ये पढ़े हैं जिनमें देखो ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, जो वृत्त के आकार में किसी धार्मिक स्थल या तो गांव के बीच में रहेगा, या कोई जलाशय है या कोई तालाब है, उसके चारों तरफ जो बस्ती का निर्माण हो जाता है या आवासों का निर्माण करते हैं, उसे वर्गाकार प्रतिरूप कहते हैं। दूसरा है तारा प्रतिरूप, यह एरियल प्रतिरूप से ही मिलता जुलता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर रास्ते निकलते हैं और उसके चारों ओर बस्तियों का, ये आवासों का निर्माण किया जाता है। पंखा प्रतिरूप भी ये रेखीय प्रतिरूप से मिलता जुलता है, उनमें एक से अधिक जो रास्ते अलग अलग स्थानों में निकलते हैं, उनके चारों तरफ जो ये आवासों का निर्माण किया जाता है, उसे पंखा। अनियमित प्रतिरूप में कि चारों तरफ किधर से भी अनियमित, जैसे कोई ये आदिवासी जातियां हैं, या आप कह सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार टेढ़े मेढ़े कहीं भी मकान बना लेते, कोई सड़क के किनारे बना लिया, किसी ने खेत में बना लिए, ऐसे अनियमित रूप से जो बसावट होती है उसका कोई रूप नहीं होता है, वो अनियमित टेढ़े मेढ़े आकार में मकान बना लेते हैं, किसी के जैसे जो अच्छा लगता है उधर ही वो जाके मकान बना लेता है, बिखरे हुए भी रूप मिल जाते हैं और एक ये सभी का मिक्स अप भी मिल जाता है। इसलिए सीढ़ीनुमा प्रतिरूप ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जो ढलानों पर, पहाड़ी की ढलानों पर जो मकान बनाए जाते हैं वो दूर से देखने में सीढ़ीनुमा आकृति के लगते हैं, तो इसे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। उसमें आवासों का आकार सीढ़ीनुमा रहता है। अब मधुछत्ता प्रतिरूप, जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाते हैं ना बिल्कुल पास पास, जो ये जनजातियां होती हैं, आदिवासी जनजातियां होती हैं, इनमें यह मधुमक्खा, क्योंकि इनको ज्यादा नॉलेज तो रहती नहीं, तो ये क्या करते हैं घरों में बहुत ही जैसे पास पास बिल्कुल घर बना लेते हैं, तो दूर से ऐसे दिखता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। अब अन्य प्रतिरूपों में नाभिकीय, अर्धवर्ताकार और मकड़ी जाल आदि प्रतिरूप हैं, ये आपको सारे याद रखने हैं। अब है ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं, ये तो प्रतिरूप पढ़ लिया अपन ने। अब है ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं पढ़ेंगे अपन। ये सारे प्रतिरूप आपको चित्र सहित आने चाहिए और आपने कॉपी में भी चित्र सहित ही करने हैं। अधिवासों की समस्याएं, अब ग्रामीण अधिवासों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं?
देखो ग्रामीण आदिवासियों की क्या क्या समस्याएं, अब अपन ने जैसे प्रतिरूप पढ़े इनसे ही देखो। ग्रामीण आदिवासियों में सबसे पहला है आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों का अभाव होता है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल की कमी। पेयजल की कमी अनेक समस्याएं होती हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं। आगे है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अभी समझा देती हूँ, एक बार लिख दूँ। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव। विद्युत आपूर्ति का अभाव। अगला है रोजगार की कमी। अगला है सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। सूचना तकनीकी का अभाव। ठीक है, अब ये है आवागमन के साधनों का अभाव। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हो कि जो आवागमन के साधन, जो परिवहन के साधन होते हैं, उनका बहुत ही अभाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं है, सड़कों से नहीं जोड़ा गया, पक्की सड़कों से उनको, तो वहाँ पे जाने आने की बहुत ही समस्या। जैसे कई गाँव आप देखते हो कि जैसे मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ पैदल ही जाना पड़ता है, वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं चलता है। तो इसीलिए फिर ये नगरों की ओर आवागमन कर रहे हैं लोग। ये समस्याएं इनमें ग्रामीण आदिवासियों में पाई जाती हैं। आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो कि लोग शहर से जैसे महानगर से नगर में पहुंच जाएंगे, लेकिन नगर से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्वच्छ पेयजल की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीने का पानी होता है उसको फिल्टर और ये करने की सुविधा नहीं रहती है वहाँ पर स्वच्छ पेयजल, जिससे कि अनेक बीमारियों के शिकार लोग हो जाते हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, वहाँ पर देखो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उसे कहते हैं कि जैसे ये जो प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं ना, ये भी हर गांव में उपलब्ध नहीं है, तो इनकी कमी होती है। कोई छोटी सी बीमारी होगी तो उन्हें शहर में जाना पड़ता है, तो इसलिए भी है गाँव में यह बहुत ही भयंकर समस्या है। विद्युत आपूर्ति का अभाव, अब देखो शहरी क्षेत्रों में आप देखते हो कि 24 घंटे लाइट रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दिन में 1 घंटे या 2 घंटे ही लाइट आती है, जिससे कि बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है। रोजगार की कमी, अब ग्रामीण क्षेत्र में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए रहते हैं। वहाँ कृषि और कृषि से संबंधित कार्य ही लोग करते हैं, लेकिन वो अगर उनको जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, उच्च रोजगार प्राप्त करने हैं, तो वो शहरों की ओर आवागमन इसीलिए करते हैं कि वहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं रहता है। अब सूचना तकनीकी का अभाव, अब ये सारे अभाव होते हैं, तो सूचना तकनीकी, दूरभाष केंद्रों का, इनका अभाव रहता है। आप सुनते हो ना कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में आप भी लोगों के जैसे फोन करोगे तो आवाज नहीं आएगी कि यहाँ टावर नहीं आ रही, समझ रहे हो ना। तो ये तकनीकी का अभाव वहाँ है, जबकि शहरों में ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रहती हैं। तकनीकी संस्थाओं का अभाव है, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग शहरों की ओर ही उनको प्रस्थान करना पड़ता है। गांव में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ही रहता है, उसके बाद कॉलेज की अगर पढ़ाई करनी है या उसको हायर एजुकेशन के लिए उसको शहर में ही जाना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर ये सारी चीजों
शहरों के लोग आगमन ही नहीं करेंगे, वहाँ पर प्रस्थान ही नहीं करेंगे। तो ये सारी समस्याएं ग्रामीण आदिवासियों की या ग्रामीण क्षेत्रों की ये समस्याएं